एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है। ओके, और इसके जो आगे के पार्ट थे यानी कि पार्ट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकालेंगे, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, इस चैप्टर में हम सब मुख्य परिणाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको पता होगा कि हमने पार्ट अगर 3 आपने देखा है तो वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की थी। यानी कि हमने देखा था कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमें विकास करना था, हमारे देश को ग्रो करवाना था, तो हमने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास को शुरू किया था। और जब ये पंचवर्षीय योजना का भारत में इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो इसके कुछ परिणाम सामने आए। बस इन्हीं परिणामों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पंचवर्षीय योजना के मुख्य परिणाम। ओके, उससे पहले देखो, आप सबको पता है कि आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा ही होगा। ओके, राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाले चैप्टर में कि भारत के सामने 3 चुनौती थी। पहली चुनौती थी कि लोकतंत्र कायम, पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में भारत को बांधना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना और तीसरी चुनौती थी विकास करना। तो देखो, हमने इन तीनों चुनौतियों को 3 चैप्टर में इन तीनों चुनौतियों की चर्चा की। यानी कि इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई। जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो उसमें हमने किसकी चर्चा की? एकता के सूत्र में एक अखंड भारत की रचना। तो हमने वहाँ देखा कि हमने किस तरीके से एक अखंड भारत बनाया। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से हमने हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित किया और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई। ओके, अब जो तीसरी चुनौती है आर्थिक विकास करने की, देश को आगे बढ़ाने की, तो उसका अध्ययन हम इस अपने चैप्टर 3 यानी कि नियोजित विकास की राजनीति में कर रहे हैं। और अभी तक हमने पार्ट 1 और 2 में देखा भी है कि किस तरीके से हमारे देश में विकास की शुरुआत की गई। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में उस विकास के अब क्या क्या वास्तविक परिणाम निकले, यानी कि क्या वास्तव में विकास हुआ, उसके बारे में देखने वाले हैं। और आपको पता होगा, आपने इतना कुछ समझा तो ये जो तीसरी चुनौती थी ये सबसे आपको कठिन लगी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, विकास 1 या 2 साल में नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी। ओके, इसलिए विकास सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समस्या साबित हुई हमारे लिए। और जब हमने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का माध्यम बनाया विकास करने के लिए, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई। ओके, और कुछ क्षेत्रों में विकास भी हुआ। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण केवल और केवल हमारे लिए संकट उत्पन्न हुए, बल्कि कुछ हमारे लिए फायदा भी हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पंचवर्षीय योजना क्या थी? हमारी बुनियाद थी। कैसे बुनियाद थी? देखो, समझो। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसी दौर में भारत को आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। यानी कि देखो, हमने जितनी भी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली दूसरी जो भी पंचवर्षीय योजना शुरुआत में अप्लाई की अपने देश में, तो इससे कुछ परिणाम सही भी निकले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्हीं पंचवर्षीय योजना के कारण हमारे विकास की बुनियाद पड़ी है। ओके, तो हम जब भी इन चीज़ों का शुरुआत के हमारे जो विकास के कदम हैं उनका अगर मूल्यांकन करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यही हमारे विकास की क्या है? बुनियाद है, नींव है, और उससे हमें बहुत कुछ फायदा भी हुआ है। जैसे कि उसी टाइम पर भारत के इतिहास में कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजना इसी अवधि में शुरू हुई थी, यानी कि इसी टाइम पर शुरू हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंचाई और बिजली उत्पादन में शुरू की गई भागड़ा नागल और हीराकुंडा जैसी विशाल बड़ी बड़ी परियोजना, ये इसी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शुरू हुई थी। तो ये भी क्या है? पंचवर्षीय योजना का एक परिणाम है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग के अगर हम देखें, जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन आदि इसी टाइम पे शुरू हुए थे। तो इन सब का भी जो निर्माण है, इन सब की भी जो ग्रोथ है, वो किसी इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही हुई थी। साथ में इस दौर में परिवहन, संचार के आधारभूत ढांचे में काफ़ी इजाफा हुआ था। जब शुरुआत में हमने
नियोजित विकास यानी कि इन पंचवर्ती वर्षीय योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया तो क्या हुआ, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में हमें काफ़ी फायदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं से न मात्र केवल हमारे सामने संकट ही उत्पन्न नहीं हुए बल्कि हमें बहुत सारे फायदे भी हुए। जैसे अगर हम भूमि सुधार की बात करें तो आप देखोगे कि इस अवधि में भूमि सुधार के सबसे ज़्यादा प्रयास किए गए थे, यानी कि गंभीर प्रयास हुए थे। जैसे कि खास करके सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा का रहा था, यानी कि इसी टाइम पर जो जमींदारी प्रथा है, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे जमींदारों से जुड़ी हुई इस प्रथा के बारे में। ओके, तो इस प्रथा को भी समाप्त किया गया, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। साथ में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का काम क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। यह प्रयास भी सफल हुआ, यानी कि जब खेती छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है तो उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इन सारे टुकड़ों को मिटाकर एक बड़ी खेत बना दिया जाता है तो उस खेत में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये काम भी कब किया गया, इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया। तो इससे भी हमारे देश के विकास में और किसानों को काफ़ी फायदा पहुंचा। और उसके साथ साथ दो और कोशिश की गई, वो थोड़ी सी कम सफल हुई। भूमि सुधार के ही क्षेत्र में दो और कोशिश हुई पर वो थोड़ी सी कम सफल हुई। जैसे कि वो दो कोशिश कौन कौन सी थी, देखो, कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रखता है, यानी कि इसी टाइम पर ये कानून बनाया गया था कि किस व्यक्ति को कितनी भूमि अपने पास वो रख सकता है कानून के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या, जिनके पास ज़्यादा जमीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया। लेकिन ये कानून बना तो इसी टाइम पे था, भले इसको हमें सफलता नहीं मिल पाई। उसके साथ साथ दूसरा क्या किया गया था, काश्तकार यानी कि जो किसान होते हैं किसी और की जमीन पर बटाई पर जोत रहे होते हैं, यानी कुछ छोटे छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनकी जमीन को पैसे से लेते हैं और उन पर जुताई का काम करते हैं और फिर जो धान उत्पादन होता है, जो धान प्राप्त होता है, उनका बंटवारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कानून बनाए गए थे इनकी सुरक्षा के लिए, इन छोटे छोटे काश्तकारों के लिए। पर क्या हुआ, इन पर भी कोई शायद अमल नहीं हो पाया, यानी कि इन कानूनों का भी कहीं ना कहीं भी अमल नहीं हो पाया। तो भले ही ये चीज़ें हुई पर उसके साथ साथ भूमि सुधार का प्रयास भी इसी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हुआ था, है ना। इसका मतलब ये है कि इसी टाइम से हमारे देश में विकास की शुरुआत हो चुकी थी और हमें यही समझना था कि भारत में किस तरीके से विकास शुरू हुआ। ओके, पर ऐसा नहीं है कि इन पंचवर्षीय योजना से सिर्फ हमें फायदे ही हुए। इसके कारण एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसका नाम है खाद्यान्न संकट। चलिए इसको समझते हैं, क्या हुआ था, खाद्यान्न संकट क्या है। देखो, 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी, यानी कि कृषि को लेकर भारत में 1960 के दशक में बहुत खराब हालत थी, गंभीर हालत थे, क्योंकि कृषि उत्पादन बिल्कुल लो हो चुका था। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया। एक तो खाद्यान्न की उत्पत्ति नहीं हुई और ऊपर से क्या हो गया, सूखे की स्थिति आ गई। इसकी वजह से क्या हो गया, बिहार जैसे राज्यों में खाद्यान्न संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया। यानी कि उस स्थिति में देश में खाद्य संकट आ गया और खासकर बिहार में तो खाद्यान्न संकट ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई, यानी कि बहुत खतरनाक स्थिति हो गई, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। ओके, और यहाँ तक कि जो बिहार के सभी जिले थे वहाँ पर खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर फैलने लग गया और 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम हो गई। यानी कि जितना सामान्य अनाज पकता है इन 9 जिलों में, वहाँ उससे आधी से भी कम, यानी कि सिर्फ मात्र इतना हिस्सा खाद्य या धान पैदा होने लगा। तो जिससे क्या हो गया, बिहार में बड़ी मात्रा में खाद्य संकट उत्पन्न हो गए। ये किस कारण हुआ था, इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, पूरा का पूरा फोकस उद्योगों पे दे दिया था, कृषि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। इसकी वजह से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि इन पंचवर्षीय योजना से हमारी आर्थिक विकास की बुनियाद तो पड़ी है पर कुछ संकट भी हमें देखने को मिले हैं। तो देखो, इस खाद्य संकट के फिर क्या परिणाम निकले जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। यानी कुपोषण, लोगों को सही से आहार पोषण जो उनका भोज्य पदार्थ है वही नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि एक अनुमान लगाया गया कि बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार
2200 कैलोरी से घटकर मात्र 1200 कैलोरी हो गया। यानी कि जितना वो रेगुलरिटी में 2200 कैलोरी अन्न या फिर कह सकते हैं 2200 कैलोरी रोज ग्रहण करते थे आहार के रूप में, उसकी जगह मात्र वो 1200 कैलोरी ही ले पाए। देखो, एक जन सामान्य यानी कि एक स्वच्छ व्यक्ति को, कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 2450 कैलोरी आहार की जरूरत होती है एक दिन में। ओके, तो जबकि यहाँ पर क्या हो गया, मात्र 1200 कैलोरी ये ले पाए। क्योंकि किस कारण? क्योंकि इन्हें भोज्य पदार्थ मिल ही नहीं रहा था, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। सरकार ने उस वक्त इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या कि सरकार ने उस वक्त इलाका बंदी का मतलब होता है कि अपने देश का जो खाद्य पदार्थ है, अपने राज्य का जो खाद्य पदार्थ है, आप वो दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते। यानी कि इलाके के अंदर ही उन चीज़ों का रोटेशन होता रहता है। तो ऐसी नीति अपना रखी थी, जिससे क्या हुआ कि इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य को खाद्यान्न दे भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से बिहार में बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो गया और सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। ऐसी समस्या आ गई कि देश में, कि जहां भारत में इतना गेहूं पैदा होता है, वहीं सरकार को उस टाइम पर आयात करना पड़ा, दूसरे देशों से लेना पड़ा, विदेशों से मदद भी स्वीकार करनी पड़ी। ओके, तो इस तरीके के इस खाद्य संकट के हमारे सामने परिणाम उत्पन्न हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है कि खाद्य संकट के क्या परिणाम है, तो आपको ये सारे बता देना है। ओके, तो अब देश में ऐसी स्थिति थी तो क्या हो, तो जो योजनाकार थे उनकी पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरीके से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल हो जाए। यानी कि कुछ भी किया जाए और देश में जो इस हम खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे निपट जाए और हम खुद पर सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर हो जाए। तो अब इसके लिए एक नई क्रांति आई, एक नई चीज आई, जिसका नाम है हरित क्रांति। ओके, तो इस खाद्यान्न से निपटने के लिए एक नई प्रणाली लाई गई, एक नई योजना लाई गई, जिसका नाम था हरित क्रांति। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं, हरित क्रांति क्या होती है। देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई थी। यही मैंने बताया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उद्योग पर ध्यान दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, भारत में भूखमरी यानी कि खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। अब इसी को हल करने के लिए आई है हरित क्रांति। अब इसमें क्या किया गया, सरकार ने हरित क्रांति के अंतर्गत असिंचित और सिंचित कृषि क्षेत्रों में उपज को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों को लगाने का फैसला किया। यानी कि हरित क्रांति में क्या किया कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्रों में संसाधन दिए, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। उसके अलावा देखो, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज देने के शुरू कर दिए, उर्वरक, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है फसलों में छिड़कने की, बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी और जो अनुमानित मूल्य पर सारी की सारी चीज़ें मुहैया कराने में सरकार जुट गई, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा देश में पैदावार बढ़े और हम खाद्य संकट से उबर सकें। तो इसीलिए हरित क्रांति आई और हरित क्रांति में हम सीधे तौर से कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर कृषि को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा, ताकि क्या हो, कृषि को बढ़ावा मिले। इसलिए पहले से ही सरकार ने कह दिया कि हम एक निर्धारित मूल्य पर आपकी फसल को खरीद लेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन कीजिए। ओके, अब उसके बाद इसी को क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हरित क्रांति क्या है, तो आपको बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जब भारत में भूखमरी उत्पन्न हुई, तो इसको दूर करने के लिए एक योजना चलाई गई, हरित क्रांति योजना। इसमें क्या हुआ, सरकार ने किसानों को उनकी उपज को बढ़ावा देने के लिए, संसाधनों को लगाने के लिए उनकी सहायता की, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई, ताकि क्या हो सके, जो धान है, जो खाद्यान्न संकट है वो मिट सके और धान की ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके। तो इसी को कहा जाता है हरित क्रांति। ओके, तो अब ये जो योजना लाई गई यानी कि हरित क्रांति को अपनाया गया, तो इसके प्रभाव भी हुए। तो कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव हुए तो कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव हुए। तो चलिए एक एक कर उनको देखते हैं कि क्या सकारात्मक प्रभाव हुए और क्या नकारात्मक। सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, देखते हैं। चलिए,
हरित क्रांति से खेती पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ और ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। यानी कि जब हरित क्रांति आई तो इससे क्या हुआ, गेहूं की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़त हुई। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हुई। यानी कि जिस हम खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे, अब उस संकट को हम पार कर चुके थे, खाद्यान्न बढ़ने लग गया जब हरित क्रांति आई। तो इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामियों को भी ज़्यादा फायदा मिला। यानी कि उनको क्या हुआ, उन्होंने से ज़्यादा फसल उगाई। ओके, उसके अलावा हरित क्रांति की वजह से कृषि के मंझले दर्जे, किसान मंझले दर्जे यानी कि बीच के किसानों, यानी कि मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे किसान बनने लगे जो मंझले हो, यानी कि मध्यम श्रेणी में, गरीब से अब वो मध्यम श्रेणी में आने लगे। तो इस तरीके से हरित क्रांति के हमारे सामने सकारात्मक परिणाम हुए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे हमारी जो उपज है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। ओके, अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए। तो देखते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए। देखो, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। इस लाइन का क्या मतलब है, इससे क्या हुआ, समाज और देशों के बीच, देश की जगह हम यहाँ कह सकते हैं राज्य, ओके, देश के अलग अलग इलाके, है ना, तो देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण, यानी कि कोई राज्य में कृषि का ज़्यादा उत्पादन हुआ, उपज हुई, तो कोई राज्य पीछे छूट गया। ऐसी स्थिति भी हुई इस हरित क्रांति के कारण। अब समाज की बात करें तो कोई किसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया तो कोई किसान बहुत पीछे छूट गया, ऐसी स्थिति बन गई। देखो, जैसे गरीब कृषक तथा भूस्वामियों के मध्य खाई और चौड़ी हो गई। इस योजना में क्या हुआ, जो भूस्वामी थे, जिनके पास जमीन थी, उनको उपज में बढ़ोतरी हुई तो वो और ग्रो करे, और जो गरीब कृषक थे, जिनके पास बिल्कुल कम जमीन थी, तो वो, या फिर जमीन ही नहीं थी, तो उनको दिक्कत आई, वो गरीब ही रह गए। तो इससे क्या हो गया, इनके बीच अमीरी गरीबी की बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई और चौड़ी हो गई ये खाई। उसके अलावा देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके थे, इनमें कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, क्योंकि ये मेन पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड थे। यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, तो हरित क्रांति की वजह से इन्होंने काफ़ी ग्रो किया। जबकि जो बाकी इलाके थे वो खेती के मामले में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तो इससे क्या हो गया, देश के अलग अलग इलाकों में ध्रुवीकरण, यानी कि देश दो भागों में इस तरीके से बट गया। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव था। ओके, तो कुल मिलाकर अगर देखें हम, तो ज़्यादातर हमें हरित क्रांति के मात्र सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे, नकारात्मक परिणाम तो कुछ ही थे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से हरित क्रांति क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बढ़ेंगे हरित क्रांति से आगे एक अलग क्रांति के बारे में, जिसका नाम है श्वेत क्रांति। ओके, अब ये श्वेत क्रांति क्या है, देखो, ऐसे तो ये जो क्रांति है, श्वेत क्रांति, ये 1970 की दशक की है। ओके, और आज अभी हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उससे कुछ आगे के वर्षों, यानी कि 1960 तक की बात कर रहे हैं। पर आपकी एनसीईआरटी में इस क्रांति के बारे में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि श्वेत क्रांति क्या है। देखो, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, श्वेत क्रांति क्या है। देखो, हरित क्रांति में जिस तरीके से गेहूँ को, फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था ना, उसी तरीके से श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। ओके, इसीलिए इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, है ना। और इसको किस नाम से जाना जाता था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। अब क्या होता है, 1970 में ऑपरेशन फंड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। सॉरी, यहाँ पे फंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फल्ड। ओके, तो ऑपरेशन फल्ड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू होता है। इस कार्यक्रम में क्या होता है वो देखो, ऑपरेशन फल्ड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा जाता है। यानी कि दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और उसको दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सके, इसके लिए उसे राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा जाने लगा। इस कार्यक्रम में डेयरी का जो होती है, ओके, दूध डेयरी, आपने जहाँ पर दूध लोग बेचते भी है और देने भी जाते हैं, ओके, तो उसको विकास के माध्यम का रूप बनाया, यानी कि उसके माध्यम से दूध उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ये थी श्वेत क्रांति। 2 मार्क्स में छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि श्वेत क्रांति क्या है।
तो आपको बताना है सबसे पहले, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। 1970 में ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसमें दूध को बढ़ावा दिया गया, उसके उत्पादन और उसके विपणन को, ओके, और इसे राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। इसमें डेयरी को माध्यम बनाकर दूध को बढ़ावा दिया गया। अब इसके क्या परिणाम हुए, देखो इससे क्या हुआ कि सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या बहुत बढ़ी, लगातार बढ़ भी रही है। उसके अलावा इसके सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ी। तो ये थी पूरी श्वेत क्रांति। तो आई होप आपको श्वेत क्रांति और हरित क्रांति अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए देखो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा चैप्टर तो पूरा हो गया। अब हमारे चैप्टर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक हेडिंग से इस चैप्टर को समाप्त किया गया है। वो हेडिंग क्या है, बात के बदलाव। अब इस हेडिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब 1960 के दशक में ये सारी चीज़ें हो रही थी और उसके बाद आता है 1970 का दशक, तो उस टाइम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जिस देश विकास कर रहा था 1960 के दशक में, तो उसी टाइम पर 1970 में कुछ चेंज आते हैं। क्या होता है, देखो 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की गाथा में एक नया मोड़ आ जाता है। यानी कि जैसे जैसे 1960 का जो दशक है वो खत्म होता है, वैसे वैसे आर्थिक विकास की गाथा एक नए मोड़ पे मुड़ जाती है। कैसे, क्या होता है कि आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट में गिरने लगती है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत नुकसान आता है, क्योंकि जो चमत्कारी नेता थे नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो जाती है और जो आगे नेता बनती है वो इंदिरा गांधी बनती है। यानी कि इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरती है, जिसकी वजह से, और क्योंकि इंदिरा गांधी को कम अनुभव रहता है इसके कारण भी, और कुछ समस्याएं ऐसी बनती है कि हमारे देश का जो विकास है वो रुक जाता है और बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 5वें अध्याय में हमें डिटेल से ये सारी चीज़ें दी गई है। ओके, तो बस इसी तरीके से हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ हमारी छूट गई थी, पार्ट 3 में ही इस चीज़ को मेरे को पढ़ा देना था, पर आज मैं आपको उस चीज़ को पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है केरल मॉडल, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ किसी कारण से उस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाई थी। तो ये देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, बन सकता है 2 मार्क्स में कि केरल मॉडल क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। देखो, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना उसे केरल मॉडल कहा जाता है। जैसे कि हमने भी देश का विकास के लिए क्या किया था, एक मॉडल बनाया था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम विकास करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा केरल राज्य है उसने अपने विकास के लिए एक मॉडल बनाया जिसे केरल मॉडल कहा जाता है। ओके, उसमें इस मॉडल ने क्या किया, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार कार्य, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। यानी कि इस मॉडल में खास ध्यान रखा गया कि एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी रहे लोगों की, खासकर भूमि सुधार अच्छे से हो ताकि किसान अच्छे से कार्य कर सके, जो खाद्य वितरण है वो भी अच्छे से हो, और जो गरीबी है उसको भी कम किया जा सके। तो ये इस मॉडल को बनाया गया, जिससे क्या हुआ, आज केरल में साक्षरता दर 7% है। यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको केरल में ही मिलेंगे। ओके, उसके अलावा केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्या वहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया है। अगर मैं सीधे तौर पर आपको कहूँ तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत में सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है, कौन सबसे अच्छा है राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है, तो वो आप कह सकते हो केरल। ओके, तो यही था केरल मॉडल। क्या है, आपको सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा केरल मॉडल क्या है, तो आपको बताना है केरल में विकास के लिए, नियोजन के लिए एक मॉडल अपनाया गया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार कार्य, खाद्य वितरण कार्य पर ध्यान दिया गया। उसी को केरल मॉडल कहा जाता है। इससे आज वर्तमान में केरल सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है। साक्षरता भी 7% है, लोगों को कहीं ज़्यादा शिक्षा सुविधा भी यहाँ पे मिली है। तो यही बात थी केरल मॉडल की। तो आई होप आपको केरल मॉडल समझ में आ गया होगा। यही चीज़ हम पार्ट 3 में आपको समझाना भूल गई थी। ओके, चलिए अब इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पर इस पूरे चैप्टर का सारांश मैं आपको थोड़ी सी देर में दे देती हूँ ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है वो समराइजर हो जाए। ओके, देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में विकास को समझा, विकास की धारणा के बारे में जाना। फिर इस चैप्टर में हमने योजना आयोग के बारे में बात की। जब योजना आयोग ने कहा कि हमें विकास करना है तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी ली, उसको समझा। जब हमने पंचवर्षीय योजना देश में लागू की तो हमारे सामने 2 मुख्य सवाल उभर कर आए, उनके बारे में हमने पढ़ा। वो 2 सवाल कौन से थे,
थे कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। और फिर क्या हुआ, इसके परिणामों के बारे में इसी वीडियो में हमने अभी देखा ना, शुरुआती नियोजन के मुख्य परिणाम यानी कि इन पंचवर्षीय योजना के क्या क्या परिणाम हुए उनको देखा। साथ में हमने खाद्यान्न संकट के बारे में पढ़ा और फिर उससे मुक्ति दिलाने के लिए हरित क्रांति आई उसके बारे में पढ़ा। और अभी अभी हमने श्वेत क्रांति और केरल मॉडल के बारे में पढ़ा। ओके, तो यही कुछ बिंदु है जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे बिंदु, इन सारे पॉइंट्स के बारे में नॉलेज हो गया होगा। और चलिए आज को कुछ प्रश्न दे देते हैं, यानी कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो देखना आपके लिए सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, शुरुआती पंचवर्षीय योजना के मुख्य परिणाम लिख रहे। तो आपको वही परिणाम बताने हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ फ़ायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद खाद्यान्न संकट को आपको अच्छे से समझाना है और बिहार पर इसके क्या प्रभाव पड़े ये आपको बताना है। हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को बताइए। ये जो क्वेश्चन है हरित क्रांति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बिल्कुल 3 स्टार दे दो आप। कितने? 3 स्टार, कि ये क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना है इस चैप्टर से। ओके, तो ये आपके सामने आज का प्रश्न है। उसके साथ साथ श्वेत क्रांति क्या है इसको भी आपको ध्यान में रखना है और केरल मॉडल को समझाइए। तो अगर आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आज का ये वीडियो आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।